हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। तो प्राचीन भारत का टॉपिक चल रहा है और इसमें जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी की सभ्यता। इस पर इसके पहले भी आप देखें कई वीडियोस पढ़े होंगे और लास्ट उसका जो सब टॉपिक जो अब आज लेना है हमें वह है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पतन की एक लंबी प्रक्रिया होती है, एकाएक पतन नहीं होता है और पतन का कोई एक कारण भी नहीं होता है, कई कारण होते हैं। तो यद्यपि कई कारण होते हैं लेकिन उसमें कोई एक प्रमुख कारण होता है। तो आज हम उसी चीज़ की चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर के विद्वानों में क्या क्या मतभेद, मतलब विद्वानों के क्या क्या मत हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं, उन सभी मतों की चर्चा हम करेंगे और साथ ही साथ लास्ट में ये बताने की कोशिश करेंगे, ये आपको बताएंगे कि इसमें सर्वाधिक उपयुक्त मत या सर्वमान्य मत क्या होना चाहिए। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है बाढ़। ठीक है, इस मत के प्रवर्तक मार्शल एवं मैके हैं। ये दो विद्वान हैं। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए बाढ़ को जिम्मेदार बताया है। चूंकि इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रतिवर्ष बाढ़ आता था और बाढ़, चूंकि इसके प्रमाण के रूप में बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी नगर थे उस नगर का चारों ओर से दुर्गीकरण हुआ था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों का दुर्गीकरण हुआ था और दुर्गीकरण जो हुआ है वो बाढ़ से रक्षा के लिए। तो चूंकि प्रतिवर्ष बाढ़ आता था और बाढ़ एक समय ऐसा है कि बाढ़ की जो भयावहता देखने को मिली और उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता जमीन के अंदर दब गई। जैसे इतिहास में एक ट्रेंड है कि जो उत्थान का कारण होता है वही विनाश का भी कारण होता है। तो चूंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्थान का जो कारण, प्रमुख कारण है, वो है अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन। और इस अधिशेष उत्पादन के कारण ही सिंधु घाटी में प्रथम नगरीकरण हुआ। हम कहते हैं ये प्रथम नगरीकृत सभ्यता थी भारत की। तो उस नगरीकरण का जो आधार है, जो प्रमुख आधार है, वह है सरप्लस प्रोडक्शन, अधिशेष उत्पादन, कृषि का अधिशेष उत्पादन। तब सवाल उठता है कृषि का अधिशेष उत्पादन हुआ तो कैसे हुआ? तो अधिशेष उत्पादन ऐसे हुआ कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो प्रतिवर्ष बाढ़ के आने से क्या हुआ था कि मिट्टी उपजाऊ हो गई थी, मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरक की प्राप्ति हो रही थी। तो इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता में अधिशेष उत्पादन हुआ, उपजाऊ मिट्टी होने के कारण। तो चूंकि विकास का जो इतिहास में का एक ट्रेंड है, जो विकास का कारण होता है वही विनाश का भी कारण होता है। तो मार्शल और मैके ने यह बताने का प्रयास किया है कि चूंकि प्रतिवर्ष बाढ़ आता था और इस कारण से सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्होंने नगरों का दुर्गीकरण किया था और उस दुर्गीकरण के एग्जाम्पल से, दुर्गीकरण के जो हमें प्रमाण मिले हैं, उसी से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ। अब देखिए, एक मत है जलवायु परिवर्तन। इस मत के जो प्रवर्तक हैं, इस मत के जो समर्थक हैं, ऑरेल स्टाइन, एक भारतीय विद्वान है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, इन दोनों ने यह कहा है कि सिंधु घाटी का जो विनाश होता है, सिंधु घाटी जो पतन हुआ, उसके लिए जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इन्होंने कहा कि चूंकि तत्कालीन समय में तेजी से कभी कभी जलवायु का परिवर्तन होता था, एकाएक कोई ऐसी भयावह विषम स्थिति आ गई
और उस समय ऐसी विषम स्थिति अक्सर आया करती थी। तो चूंकि वर्तमान से हम इसको तुलना करके देखते हैं, तो जैसे देखते हैं कि आप उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, उत्तराखंड का उदाहरण देते हैं कि अक्सर वहां पर क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन से कभी कभी क्या होता है, या आप कह सकते हैं कि जो भी पहाड़ी राज्य हैं उन राज्यों में विशेष रूप से कि अक्सर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा वो बादल फट गया, तेजी से पानी बरसने लगा, इतना तेज प्रवाह, नदी में इतना तेज पानी आ गया। तो इससे क्या हुआ कि एकाएक जिस समय ये उम्मीद नहीं थी कि इस जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा इस तरह की भयावह स्थिति आ जाएगी, इस प्रकार की भयावह स्थिति आ जाएगी, तो ऐसा ये पहाड़ी राज्य कई बार ऐसा उत्तराखंड में देखने को मिला कि इस प्रकार की भयावहता, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि जिससे अत्यधिक जान माल का नुकसान हुआ। तो चूंकि वर्तमान में भी ये देखा गया कि कभी कभी एकाएक जलवायु परिवर्तन होने से जान माल का अत्यधिक नुकसान हो जाता है, तो तत्कालीन समय में चूंकि समाज का इतना विकास नहीं हुआ था कि जिससे उस भयावह स्थिति से सामना किया जा सके, तो इस कारण से यह माना जाता है कि उस भयावह स्थिति के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया होगा। एक है, ठीक है, एक है भूकंप, जिसे भूतात्विक परिवर्तन कहते हैं। इसको हम, इस मत के प्रवर्तक राइक्स एवं डेल्स हैं। अब इनका कहना है कि चूंकि सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन हुआ, सिंधु घाटी के विषय में जो भी हम पुरातात्विक प्रमाण हमें मिला है, जो अनुमान लगाते हैं पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर लगाते हैं, और वह सब के सब खुदाई में हमें नीचे मिली है। तो खुदाई में पुरातात्विक साक्ष्य से सारे के सारे प्रमाण मिले हैं। तो यह दर्शा रहा है कि जैसे वर्तमान में कभी कभी तेजी से भूकंप आया, सब नीचे चला गया, तो भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक रही होगी और इस कारण से जमीन फटा होगा और सीधे पूरी सभ्यता का विनाश हो गया होगा, पूरा सभ्यता नीचे जमीन के अंदर चला गया होगा। तो भूकंप की तीव्रता अधिक होने के कारण क्या हुआ कि पूरे के पूरे सभ्यता का विनाश हो गया। चूंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता के इतिहास को हम जानते हैं और वह सब खुदाई में हमें मिला है, तो जाहिर सी बात है जमीन के नीचे धंस गया सब कुछ। तो जमीन के नीचे धंसा कैसे? वो भूकंप के कारण ही, भूकंप की तीव्रता अधिक थी, इस कारण से वो सब कुछ सब जमीन के नीचे धंस गया। एक है आर्यों का आक्रमण। इस मत के समर्थक हैं गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो आर्यों के आक्रमण से हुआ है। कैसे? आर्यों के आक्रमण के विषय में यह कहा जाता है कि चूंकि, क्यों कहा जाता है इसको आप समझिए जरा सा, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो परवर्ती काल है वह वैदिक काल, मतलब बाद का काल वैदिक काल है। और वैदिक काल में हम देखते हैं वैदिक काल का जो प्रवर्तक हैं आर्य हैं, ठीक है। तो यहां पर यह देखा गया कि चूंकि वैदिक काल के प्रवर्तक आर्य हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आर्य संस्कृति की शुरुआत होती है, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन जो है वो आर्यों के आक्रमण से हुआ। गार्डन चाइल्ड ने यह बताने की कोशिश किया है कि ठीक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का दुर्गीकरण हुआ था चारों ओर से। यहां पर भी दुर्गीकरण का एग्जाम्पल लेते हैं कि नगरों का चारों ओर से दुर्गीकरण हुआ था और उस दुर्गीकरण के पीछे सुरक्षा की भावना थी। तत्कालीन समय में लोगों को बाह्य आक्रमण का भय था और इसलिए उस बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए उस समय के लोगों ने नगरों का दुर्गीकरण किया था। चूंकि वैदिक ग्रंथों में इंद्र का उल्लेख है, ठीक है, वैदिक ग्रंथों में इंद्र का उल्लेख है, ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख आया है और इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इंद्र में इंद्र को पुरंदर कहा गया है
और पुरंदर का तात्पर्य होता है दुर्गों का नाश करने वाला। तो इसका मतलब यह है यहां से कि चूंकि वैदिक ग्रंथ में ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख हुआ है और इंद्र को पुरंदर कहा गया है और पुरंदर का तात्पर्य होता है दुर्गों को तोड़ने वाला, तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि उस समय के नगरों का दुर्गीकरण इसलिए हुआ था कि बाहरी आक्रमण का अर्थात आर्यों का भय था। और आर्य उस समय जब आए थे, बाहरी आक्रमणकारियों का भय था, तो इसका मतलब यह है कि आर्य जब मध्य एशिया से आए भारत में तो दुर्गों को तोड़ करके और यहां पर अपनी संस्कृति का विकास किया। तो गार्डन चाइल्ड ने इस आधार पर कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वह आर्यों के आक्रमण से हुआ है, ठीक है ना। और एक जो इसमें कारण लास्ट में जो हम कह सकते हैं वो है महामारी। तो कैनेडी एक विद्वान है, इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन होता है वह मलेरिया जैसे महामारी बीमारी से होता है। उस समय चूंकि उस समय तत्कालीन समय में चिकित्सा का उतना अच्छा प्रबंध नहीं था, साफ सफाई तो थी नगरों में लेकिन चिकित्सीय सुविधा उतनी अच्छी नहीं थी और कोई मलेरिया जैसे कोई महामारी वहां पर उत्पन्न हुआ होगा, फैला होगा समाज में और इस कारण से एकाएक सभ्यता का विनाश हो गया होगा। तो ये कैनेडी का मत है। अब अगर हमने कहा कि वैसे पहले ही कहा है कि किसी भी सभ्यता का पतन में कोई एक कारण नहीं बल्कि कई कारण जिम्मेदार होते हैं, तो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में सभी कारणों का थोड़ा थोड़ा योगदान रहा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अगर परीक्षा में पीटी में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था और सारे कारणों का नाम दे दे, तब उसमें आप बाढ़ को लगाएंगे। क्यों? इसलिए हमने कहा है कि एक ट्रेंड होता है कि जो विकास का कारण होता है वही विनाश का कारण होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो हुआ है वो बाढ़ के कारण हुआ है, इसलिए बहुत संभव है कि विनाश भी बाढ़ के कारण हुआ होगा। तो ये आप देख रहे थे एक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे कि पतन की क्या कारण थे, इसकी हमने बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, इस पर हमने चर्चा किया, इसको बताने की आपको कोशिश किया। अब देखिए एक चीज और थोड़ा सा इसमें हम समझा दें आपको। एक चीज और जो महत्वपूर्ण है कि लास्ट ये सब टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट में हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं थी। जब सब कुछ सारे टॉपिक को हमने पढ़ लिया, सब कुछ शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा, तो अब उसकी जरा विशेषताओं को देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं नंबर 1 कि यह एक हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति एक देशी संस्कृति थी। देशी संस्कृति थी। देशी कहने का मतलब यह हुआ, हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के में जो मृदभांड मिले, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिले, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरें मिली, उसकी साम्यता किसी बाहरी विदेशी सभ्यता से नहीं है, वह यहां की खुद की है। अगर लिपि, इसकी लिपि किसी अन्य लिपि से साम्यता होती, मुहरे किसी अन्य राज्य, किसी अन्य सभ्यता से मुहरों की साम्यता होता, या मृदभांड किसी अन्य विदेशी सभ्यता के आधार पर मृदभांड का निर्माण किया गया होता, तब तो हम कह सकते थे सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति देशी नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वह विदेशी सभ्यता से हुआ है। लेकिन यहां पर जो मृदभांड मिले, जो यहां की लिपि है, जो यहां की मुहर है सिंधु घाटी की, उसकी साम्यता किसी विदेशी संस्कृति से, विदेशी सभ्यता से नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक देशी संस्कृति थी। दूसरी बात कि सिंधु घाटी सभ्यता में नियोजित विकास हुआ था। जो डेवलपमेंट हुआ है वो प्लानिंग के तहत हुआ है, हर चीज प्लान्ड है,
सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नियोजित विकास है। ठीक है, जो मैंने कहने का मतलब यह है कि जो डेवलपमेंट हुआ वो प्लानिंग के तहत हुआ। कैसे? ठीक है, तो कैसे नियोजित विकास हुआ हम देखते हैं कि इस समय का जो सड़कें हैं वो चौड़ी चौड़ी है। देखते चलिए क्या क्या इसमें है। प्लानिंग के तहत जो विकास आज भी जो प्लान्ड सिटी है वहां पर कैसे उसको प्लान्ड सिटी कहते हैं, मतलब नियोजित विकास, पूरी प्लानिंग के तहत शहर को बसाया गया है। जैसे हम चंडीगढ़ को देख सकते हैं, जैसे हम जयपुर को देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि बाद के कालों में जो भारत में भी जो शहरों का विकास होता है हुआ है वो नियोजित हुआ, प्लानिंग के तहत हुआ, कि सब कुछ प्लान वे में है। जैसे क्या था यहां पर कि सड़कें चौड़ी चौड़ी होती थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, 90 डिग्री पे। सड़कों के दोनों किनारे आवास बने होते थे और आवास भी नियोजित थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि आवास जो है, अब देखिए कि आवास नियोजित कैसे है कि आवास के बीच में आंगन होता था, चारों ओर से बरामदे होते थे और बरामदे से लगे कमरे बने होते थे। प्रत्येक आवास में स्नान घर और रसोई होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में एक मंजिला आवास के साथ साथ 2 मंजिले आवास के भी साक्ष्य मिले हैं। अधिकांश आवास पक्की ईंटों से निर्मित थे, यद्यपि कि कच्ची ईंटों, पत्थर और मिट्टी के आवास के भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन अधिकांश आवास पक्की ईंटों, चूंकि नगरीकृत सभ्यता है, अधिकांश आवास पक्की ईंटों से निर्मित थे। तो आवास में जो वेस्टेज वाटर होता था, मतलब जो गंदे पानी घर के अंदर जो इस्तेमाल हुआ, किचन इत्यादि बाथरूम वूथरूम में, तो जो गंदा पानी होता था उसको बाहर का नाली बनाकर के बाहर निकालने का प्रयास किया गया, बाहर निकाला जाता था। और घर के नाली को, छोटी सी नाली होती थी, सड़क के नाली में जोड़ दिया जाता था, अर्थात सड़क के दोनों ओर नालियां बनी होती थी। और उस क्या होता था कि घरों से जो गंदा पानी निकलता था उस नाली में जाता था। नाली का जो फर्श होता था पक्की ईंटों से बना होता था और वह नाली क्या होता था कि उस नाली, जो सड़क के दोनों किनारे नाली है, जगह जगह पर मेन होल बना दिया जाता था, सोखतानुमा होता था, अर्थात जो गंदा पानी जाता था वह उसमें सोखते जाता था। सोचिए कितना साइंटिफिक तरीके से उस समय काम किया है, उस समय के लोगों ने कितना साइंटिफिक तरीके से। और घर के जो आवास थे उसके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुल करके गली की ओर खुलते थे। दूसरी बात कि सड़कों के किनारे जगह जगह पर सड़क के किनारे क्या था कि मेन जो उसमें गड्ढानुमा बना दिया जाता था, एक होल गड्ढानुमा बना दिया गया। और वह जो सड़क के किनारे जो गड्ढानुमा बना दिया गया, होल बना दिया गया, एक प्रकार से वो डस्टबिन का काम करता था। आज का जो डस्टबिन होता है उसी तरीके से काम करता था, अर्थात जितने भी गंदे चीज होते थे उसमें डाल दिए जाते थे और उसको उठा करके एक कहीं ऐसे जगह पर रख दे जहां पर उसको विनष्ट किया जा सके। तो वर्तमान में जो हम देखते हैं कि जो नगरीकरण हुआ, प्लानिंग के तहत शहर बसाया जा रहा है, तो उसमें जिन चीजों के का ध्यान रखा जा रहा है उन सभी चीजों की शुरुआत हड़प्पा काल में हुई। अर्थात साफ सफाई का पूरा ध्यान है कि सड़क पर कोई गंदगी ना हो, इसके लिए जगह जगह पर गड्ढा बना दिया गया है जो डस्टबिन की तरह काम करता था। शहर में, नगर में जो आवास बने थे वे आवास जाल की तरह विन्यस्त होते थे। अर्थात मतलब क्या है कि घनी आबादी को दर्शाता है। जो जाल की तरफ विन्यस्त मतलब घनी आबादी को दर्शाता है कि एक आवास और दूसरे आवास के बीच में अधिक दूरी नहीं होती थी, बीच बीच में 2 आवास के बीच में एक पतली सी गली निकाल दी जाती थी। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि उस समय जो हड़प्पा के समय में जो विकास होता है, जो वह विकास जो है पूरी तरह से नियोजित विकास है, प्लानिंग के तहत शहर को बसाया गया था। ये एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसीलिए उस हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीकरण हुआ उसको वर्तमान में रोल मॉडल के रूप में सरकार लेती है और उसी तरीके से प्लानिंग के तहत नगरों को बसा करके
और विकास के पथ पर सरकार अग्रसर होने की बात करती है। तो ये आप देख रहे थे हड़प्पा की सभ्यता। आपने शुरू से अंत तक देखा। हमने शुरुआत किया था पहले टॉपिक, पहले इस वीडियो में देखा होगा कि सबसे पहले इसकी काल की बात की थी, इसके नाम की बात किया था। उद्भव में के विविध दो मत थे, देशी मत और विदेशी उत्पत्ति का मत, देशी उत्पत्ति का मत। तमाम चीज़ों की चर्चा करते हुए लास्ट में हम इसके पतन और उसके बाद इसकी संपूर्ण चीज़ों को अवलोकन करने वाली इसकी विशेषताओं को देखा। ठीक है, थैंक यू।